नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। उम्मीद और मांगे कभी पूरी नहीं होती। यकीनन देश में बीएसएफ के जवानों की भी दर्जनों मांगे होंगी, तो क्या वो हड़ताल की सोच सकते हैं? सोचिए, अगर वो कहें कि हड़ताल करेंगे, देश की सुरक्षा नहीं करेंगे, तो क्या हम एक दिन भी सुरक्षित हो सकते? बिल्कुल नहीं, ये सोचा ही नहीं जा सकता। सोचिए, क्या पुलिस कभी हड़ताल पर जा सकती है? और अगर चली गई तो क्या होगा, आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोनों जानते हैं कि उनका काम जरूरी सेवाओं में आता है। ऐसे ही डॉक्टर्स का काम भी जरूरी सेवाओं में आता है। लेकिन रेजिडेंट कहते हैं कि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो हड़ताल पर चले जाएंगे। यहां तक कि आपातकालीन सेवाएं, जिनको इमरजेंसी सेवाएं ड्यूटीज कहते हैं, वो भी बंद कर देंगे। क्या डॉक्टर बनने की शपथ में ऐसा लिखा है, या फिर शपथ सिर्फ शब्द भर बनकर रह गई है? सवाल यह भी है कि प्रदेश में एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है और दूसरी तरफ रेजिडेंट की हड़ताल का खतरा है। आज बात इसी मुद्दे पर, क्यों जरूरी हड़ताल? जो काम बातचीत से हो सकता है और अंत में भी काम बातचीत से ही होगा, तो फिर हड़ताल क्यों? आज बात इसी मुद्दे पर। राज्य सरकार की बात करें तो हम 8 हमारी मांगे दी थी। अगर सरकार अपनी संवेदनशीलता को दिखाती है तो ये डिमांड्स मात्र 2 घंटे में भी पूरी की जा सकती है। जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान हो और मरीजों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। इस मुद्दे पर आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनाते हैं चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। तो मेन इशू रेजिडेंट डॉक्टर्स का है, वो भारत सरकार से संबंधित है। और मैं ये कहूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो एक रिट पिटिशन पेंडिंग है, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं, उसके बिंदु पर उनका मेन एजिटेशन है। तो ये तो टोटली भारत सरकार और उच्चतम न्यायालय के पर्यू में है। स्टेट में माननीय मंत्री जो हमारे हैं, चिकित्सा मंत्री जी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है भारत सरकार में चिकित्सा मंत्री जी को, और इशू को जल्दी रिजॉल्व करने के लिए कहा है। बाकी जो उनके इश्यूज़ हैं वो उनसे वार्ता आज ही काफ़ी डिटेल में लगभग 3 घंटे हम लोगों ने वार्ता करी है। डायरेक्टरेट मेडिकल एजुकेशन में, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन ने उनसे चर्चा करी है और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें हम समझाइश करें। और मेरी अपील है उन लोगों से भी कि जो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं, कोविड एक महामारी है, पुनः ओमिक्रॉन के केसेस आने से जनता में भी एक भय व्याप्त है और ठंड भी बढ़ रही है, उसके कारण से भी पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी बनती है आमजन के प्रति और वो आएँ। मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एजिटेशन किया था, तो राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विशाल हृदय रखते हुए उनकी बेसिक सैलरी में 15% की इंक्रीज़ करी थी, जो शायद इतिहास में कभी नहीं हुई है। तो इतना बड़ा जब लास्ट ईयर ही उनको मुख्यमंत्री जी ने तोहफा दिया है, तो इस बार इन छोटे इश्यूज़ को लेकर के और एक ऐसे बड़ा इशू जो कि राज्य से संबंधित नहीं है, उनको लेकर के इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना और आमजन को तकलीफ में डालना और कोविड की वर्तमान परिस्थितियों में स्ट्राइक पर जाना ठीक नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है और दूसरी तरफ जो काम होना ही बातचीत से है, उसके लिए हड़ताल क्यों? अंत में भी बातचीत करनी है, तो बातचीत के जरिए रास्ते को निकाला जाए, जनता की जिंदगी को खतरे में क्यों डाला जाए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी, जाड़ के अध्यक्ष डॉक्टर अमित यादव जी, जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हैं, जिनके साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी मौजूद हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अमित यादव, आप ये मानकर चल रहे होंगे, सर ये तो मैं मानकर ही चलूं कि जो भी आपकी मांगे होंगी अंत में बातचीत के जरिए ही समाधान होगा, या इसमें भी आपको कोई किंतु परंतु है? बिल्कुल, हम आपकी इस बात से सहमत हैं। तो हड़ताल क्यों? हमने पहले कैंडल मार्च भी किया था, हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करके भी सरकार को चेताया था इस बारे में। हमने काले रिबन बांध के भी सरकार को इस बारे में हमारी जानकारी दी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी पहल नहीं हुई जी। हम धीरे धीरे एक और उदाहरण देता हूं सर, कोई बात नहीं। किसानों ने 1 साल का संघर्ष किया, आंदोलन किया, सरकार ने कानून वापस लिए। क्या किसानों ने खेतों में अन्न उगाना बंद कर दिया था?
सर अब डॉक्टर्स की परिस्थितियां जो है किसानों जैसी तो है नहीं। डॉक्टर्स एक साल नहीं, क्यों नहीं है? अगर आप पांच डॉक्टर 10 डॉक्टर अगर कहीं हड़ताल पर बैठे हैं, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही बैठे हैं, तो क्या बाकी सारे डॉक्टर भी काम करना बंद कर देंगे? सर समस्या तो आने वाले 4 से 6 महीने की है ना, उसके लिए हम 4 से 6 महीने बैठ जाएंगे हड़ताल पर। अगर बाहर भी बैठ गए तो समस्या सोल्व कैसे होगी? अगर ये समस्या तुरंत प्रभाव से अगर सोल्व नहीं की गई तो ये तो पीड़ित मानवता के खिलाफ ही होगी ना। हमने मानवता के खिलाफ तो सर यकीनन है। इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद कर देना ये तो मानवता के खिलाफ है, ये तो मानेंगे आप भी। हमने कोई आर्थिक प्रबंधन की डिमांड थोड़ी करी है सरकार से। हम जो डिमांड कर रहे हैं उसमें लोगों का फायदा ही तो है जी भाई। हम जो डिमांड कर रहे हैं उसमें चिकित्सक ही तो बढ़ेंगे, चिकित्सक बढ़ेंगे तो जो अभी इलेक्टिव ओटीज भी टालने पड़ रहे हैं। नहीं, वो डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है ना सर। डॉक्टर की जिम्मेदारी है पेशेंट का इलाज करना। ये आप तय नहीं करेंगे कि कितने डॉक्टर होंगे, कितने हो, सरकार तय करेगी। उसके लिए चिकित्सा विभाग अलग से है, वो तय करेगा सर। सर सरकार तय करती है डॉक्टर हैं कितने हैं नहीं है, लेकिन अगर आपके ऊपर वर्क प्रेशर रहेगा, आप 16 से 18 घंटे डेली काम कर रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है, पहले देखने में भी आया है, कुछ चिकित्सकों ने इसके कारण आत्महत्या तक करने की कोशिश की है। सरकार तब भी नहीं जागी तो कब जागेगी? नहीं तो इसका क्या विकल्प नहीं हो सकता था कि जो आपके ऊपर वर्क प्रेशर है उसमें से कुछ कार्यों का बहिष्कार कर दिया जाता, वर्क प्रेशर को कम किया जाता, बाकी काम तो करेंगे तो या सारा ही काम छोड़ दिया जाए? सर हमने धीरे धीरे ही तो किया है ना, एक साथ तो हमने नहीं किया, कम से कम 10-12 दिन से हम लग रहे हैं। हमने तो काली पट्टी बांध के भी की है जो व्यवस्था सरकार मैं ये कह रहा हूं सर, देखिए मेरी सवाल की गंभीरता को समझिए सर। आप ये कह रहे हैं वर्क प्रेशर है, तो जो वर्क प्रेशर है उसमें से कुछ काम का बहिष्कार कर सकते थे पूरे तरीके से, वर्क प्रेशर रिलीज होता, सरकार पर प्रेशर बनता, बातचीत के रास्ते खुले होते। उसके लिए आपने इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी। उसके लिए हमने 8 दिन दिए थे ना सरकार को, 8 दिन में सरकार ने हमारी नहीं सुनी, जब भी तो मैं जाके मुश्किल। क्या पुलिस हड़ताल पर हो सकती है सर? सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं अगर सरकार सकारात्मक वार्ता हमारे से करती है। आप ये कह रहे हैं उनकी कोई समस्या नहीं, बीएसएफ हड़ताल पर हो सकती? सर बीएसएफ का मुद्दा अलग है, हमारे सर जीवन से जुड़ी हुई आपकी सेवाएं हैं। बिल्कुल जीवन से जुड़ी हुई सेवाएं, धरती का भगवान कहते हैं, तो उन्हीं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तुम ये कर रहे हैं। भगवान काम छोड़ सकते हैं? हो सकता है कि जो हमारी इस समय हड़ताल है उससे अल्पकालीन लोगों को नुकसान हो रहा हो, लेकिन दीर्घकालीन तो उनको हमेशा फायदा ही होगा ना इससे। नहीं, आप जनता के फायदे की सोच रहे हैं अपने फायदे की सर? दोनों चीजों को क्लियर कीजिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वर्कलोड ज्यादा है इसलिए आप हड़ताल कर रहे हैं, सर वर्कलोड हमारा, दूसरे वर्कलोड है, जनता के लिए सोच रहे हैं। जनता के लिए सोचें, क्या वाकई में इमरजेंसी सेवाएं बंद कर देंगे? सर अगर हमारे पे वर्कलोड है तो हम कैसे जनताओं को सेवाएं दे पाएंगे? उसमें जनता का भी तो नुकसान हो रहा है ना। आरसी चौधरी जी, सर कब तक ये प्रदेश देखेगा? 10 साल मुझे हो गए राजस्थान में, बीते 5 साल में अगर मैं गिनाने बैठूं तो 10 से ज्यादा बार रेजिडेंट हड़ताल पर गए हैं। एक स्थायी समाधान क्यों नहीं होता? कब तक जनता मरती रहेगी इस तरीके से? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि लोगों को अपना हक रखने का अधिकार है, लेकिन हक इस हिसाब से हो कि दूसरों के हितों पे कुठाराघात भी ना हो। लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से ये जो प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर्स की जो तमाम जो बातें कर रहे हैं या दूसरे दलों की या किसी भी चीज़ों की जो स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो कहा कि प्रेशर है, प्रेशर किस कारण से बढ़ रहा है? सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है, प्रेशर इसलिए बढ़ रहा है कि नीट पीजी की जो काउंसलिंग होनी चाहिए, काउंसलिंग होके नहीं मिल पा रहे। तो निश्चित रूप से अगर काउंसलिंग हो पाती, हम जानते हैं कि किस प्रकार से जो डॉक्टर्स और पेशेंट्स का जो रेशियो है, लेकिन ये जो इश्यू बना और काउंसलिंग में जो डिले हो रहा है उसका बेसिक कारण क्या है, हमें उसकी आधार पे जाना पड़ेगा जी। क्यों डिले हो रही है? नीट काउंसलिंग प्रॉपर वे में क्यों नहीं हो पा रही? क्या मंच है या क्यों डिले हो जाती है? क्यों सब्जेक्ट? मुझे तो ये बताइए कि अगर वो लगातार हड़ताल की धमकी दे रहे हैं, लगातार वो अलग अलग तरीके से सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार उनकी मांगों को सुनकर टेबल पर क्यों नहीं ला रही है? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से सरकार भी आज संवेदनशील है। सरकार हर वर्ग के साथ में संवाद का सिलसिला रखती है, हमारे चाहे डॉक्टर्स हों चाहे कोई दूसरे और वर्ग हों, जो भी कोई इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जो मूवमेंट करता है, लोकतांत्रिक तरीके से हम उनकी बातों को सुनते हैं जी। उन्होंने जिस बात का जिक्र किया, देश में अलग अलग हिस्सों में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की, उसके बाद में जयपुर में इन्होंने स्ट्राइक की। जयपुर के अंदर मुझे अच्छा होता, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हर व्यक्ति हिंदुस्तान में डॉक्टर्स को भगवान मानता है। अचानक चले जाए, एक व्यक्ति की जान चली जाएगी, वो जिंदगी नहीं बच सकती। डॉक्टर्स एक अच्छा पहलू उठाते हैं। आप ये मानते हैं ना कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा? ये तो मानते होंगे। निश्चित रूप से संवाद के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, संवाद के अलावा कोई रास्ता नहीं है। संवाद का सिलसिला, इनका जो यूनियन है, उनकी यूनियन का एक डेलीगेशन मिलता, निश्चित रूप से कितनी चीजों पे हम आगे बढ़ पाते और लोगों का जीवन बचा पाना निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा वर्क प्रेशर है, वर्क प्रेशर को लेकर राजस्थान की सरकार ने जो जूनियर डॉक्टर्स हैं 1054 को उन्होंने डिप्यूट किया है ताकि इनका वर्क प्रेशर कम हो सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा और इसकी जो जड़ है वो नीट की काउंसलिंग है, और वो काउंसलिंग कैसे हो पाए ये सबसे। ठीक है, हमारे साथ निमिषा गौड़ जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, लेकिन उससे पहले
विकास, जब ये तय है, पूरे तरीके से तय है कि बातचीत के जरिए ही समाधान होगा, और कई बार तो फर्स्ट इंडिया मध्यस्थता कर चुका है रेजिडेंट और सरकार के बीच में, और उसके बाद मिठाइयां तक खिलाई गई हैं, बहुत पुरानी तस्वीरें नहीं है। जब काम ही बातचीत से होना है तो हड़ताल क्यों? विजय, देखिए पिछले 8 दिन की अगर बात करें तो एक तरफ जहां रेजिडेंट हड़ताल पर, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में किस तरह से व्यवस्थाएं बिगड़ी है उसका भी इनको सबको अंदाजा है। उसके बावजूद भी जिस तरह से हड़ताल, जिसको हम हड़ताल भी कह सकते हैं, वो नज़र आ रही है। अगर बात करें इस आंदोलन की तो ये कहा जा रहा है देशव्यापी आंदोलन है, केंद्र की मामला है। लेकिन अगर हम दूसरे राज्यों का आंकड़े देखते हैं, दूसरे राज्यों की अगर रिपोर्ट देखते हैं जो हमारे पास मौजूद है, महाराष्ट्र की अंदर बात करते हैं तो कुछ कॉलेजों में सांकेतिक रूप से हड़ताल की गई थी, बाद में वो काम पर लौट आए थे। कर्नाटक की बात करते हैं तो वहाँ पर ओनली मात्र सिंबॉलिक तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, रेजिडेंट जो है वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा गुजरात की बात करें, 1 दिन का प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद वो काम कर रहे हैं। एमपी के अंदर अभी तक कोई रेजिडेंट जो है काम का बहिष्कार नहीं किया। लेकिन राजस्थान की बात करें तो पिछले 8 दिन से रेजिडेंट जो है कार्य का बहिष्कार करे हुए हैं। राज्य सरकार की बात करें, सरकार ने इनके मांगों को देखते हुए, क्योंकि केंद्र का इशू है, केंद्र का पूरा मामला है, उसके बावजूद भी 1054 पद जो है सृजित किए हैं जूनियर रेजिडेंट्स के, जो इनकी सबसे पहली मांग थी। जब शुरुआत की थी रविवार को, तब पहली मांग ये थी कि हमारे जूनियर रेजिडेंट्स के पद जो है सृजित किए जाए, और तत्काल प्रभाव सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 1054 पद जो है जूनियर रेजिडेंट के स्वीकृत कर दिए। उसके बावजूद भी ये हड़ताल लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 2 घंटे की बढ़ती जा रही है। लग रहा है कि सरकार मान रही है तो चलिए 4 मांग और रख देते हैं। बिल्कुल वही हुआ है। आप देखिए कि पहले दिन बात थी कि जूनियर रेजिडेंट्स की भर्ती की जाए, वो जब मांग सरकार ने मानी, साथ में खुद चिकित्सा मंत्री ने केंद्र को लेटर लिखा, उसमें कहा कि ये मांगे जायज़ है इनकी और इस पर केंद्र सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। उसके बाद में एक नई चीज़ निकल के आती है कि 8 सूत्री मांग पत्र। अगर 8 सूत्री मांग पत्र ही होना था तो पहले दिन ही ये मांग पत्र क्यों नहीं आया? रही बात दूसरी, 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं इनकी। एक तो ये चिरंजीवी योजना का जो काम है, वो रेजिडेंट का कहना है कि हम ये काम नहीं करेंगे और किसी से। अब इसको देखें, अगर वार्ड के अंदर डॉक्टर्स की जो हिस्ट्री है, डॉक्टर्स का जो काम है, अगर वो रेजिडेंट्स का काम है हिस्ट्री लिखना है, मरीजों की हिस्ट्री लिखना है और उसकी इंश्योरेंस एजेंसी को इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो वो काम रेजिडेंट्स ही कर पाएंगे। अभी चिकित्सा सचिव से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि जो मेडिकोज का काम है वो तो मेडिकोज को करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यही काम बाबू के जरिए कराया जाता है तो बाबू भी। मुझे बताइए, हड़ताल क्यों है? ये छुट्टियों पे जाना है, मौज मस्ती करनी है, किस लिए हड़ताल है? जब मांगे मान ली गई हैं और टेबल टॉक के जरिए बात होनी है तो टेबल टॉक की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये टेबल टॉक के जरिए ही बात होनी चाहिए थी। और अंत अब मैं बता दूं आपको अभी इस मंच के जरिए कि अब इसका अंत जो होगा वो भी टेबल टॉक के जरिए होगा। लेकिन उस दौरान पिछले 8 दिन के अंदर अकेले एसएमएस की बात करें तो लाखों की तादाद में मरीज ऐसे हैं जो परेशान हो चुके हैं हड़ताल से। तो क्या वो उनकी परेशानी जो है 8 दिन की जो खत्म हो जाएगी अगर उनकी टेबल टॉक से बातचीत होती है तो? तो ऐसे में होना ये चाहिए था कि पहले दिन दूसरे दिन इस पर टेबल टॉक होनी चाहिए थी, बातचीत होनी चाहिए थी, जायज़ मांगे हैं उस पर डिस्कशन होना चाहिए था और उसका रास्ता निकला जाना था। लेकिन अभी तक आज 8 दिन होने के बाद में आज जाकर के टेबल टॉक की स्थिति में ये लोग आए हैं। और उसके बाद में हालांकि आज भी कुछ मुद्दों पे सहमति बनी है, कुछ मुद्दों पे भी सहमति नहीं बन पाई है। सेक्रेटरी जो है उन्होंने बताया कि कल तक एक बार दोबारा से बातचीत करते हैं। लेकिन इस दौरान मरीज कितने सफर करते हैं, क्योंकि उम्मीद है इनसे, क्योंकि ये बैकबोन है सभी मेडिकल कॉलेज को। ये इनको कह सकते हैं धरती का भगवान जो डॉक्टर्स को कहा जाता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर किसी का है तो रेजिडेंट्स का है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजों की बैकबोन जो है वो रेजिडेंट्स है। अगर रेजिडेंट्स कार्य करते हैं, उनसे बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम जनता के भले के लिए करें और जनता को अदर जूल में छोड़ दिया गया है। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी, सर सवाल मेरा आपसे यह है कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए क्या वाकई में आपको लग रहा है कि अगर रेजिडेंट हड़ताल पर रहे तो उससे चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी हो जाएगी, कि मरीजों को ज्यादा नुकसान होगा और जो इलाज की प्रोसेस है उसको खतरा होगा? ये आपके माध्यम से जागरूक करना और हड़ताल के लिए पहल करना बहुत अच्छी बात है। ओमिक्रॉन का इस समय जो पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में जो केसेस मिल रहे हैं उसको देखते हुए हड़ताल पे जैसा और स्टेट्स में भी हो रहा है, ओमिक्रॉन डेफिनेटली जो नए वेरिएंट आया है वो उसकी जो कई गुना ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, करीब 6 टाइम ज़्यादा है। और उसमें 30 से ज़्यादा म्यूटेंट मिले हैं और 10 से ज़्यादा म्यूटेंट उसके साइट्स पे मिले हैं। तो स्पाइक प्रोटीन के म्यूटेंट, इस तरह से जो परिस्थितियाँ इस समय प्रेजेंट में बन रही है वो थोड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है। उस पैनिक सिचुएशन को देखते हुए अपन को सावधानी और एक्टिव सर्विलेंस भी करना है, वैक्सीनेशन भी करना है। इन सब चीज़ों को देखते हुए, ये इन परिस्थितियों को देखते हुए ये चीज़ें ठीक नहीं है। इस समय सरकार की बातें सुननी चाहिए टेबल पे। सर मेडिकल की एक लाइन है, प्रिकॉशन इज बेटर देन डिजीज।
डिजीज धीरे धीरे बढ़ रही है, प्रिकॉशन के लिए हम यही कर सकते हैं कि चिकित्सा ढांचे को मजबूत किया जाए। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, ये बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। इस समय प्रेजेंट परिस्थिति को देखते हुए चिकित्सा सुविधाएं सरकार अपने स्तर पे पूरी तरह से कोशिश कर रही है मजबूत करने की। पूरा एक्टिव सर्विलांस भी किया जा रहा है, पूरा मॉनिटरिंग किया जाती है सर इस वक्त। हाँ, मॉनिटरिंग करने की पूरी जरूरत है और चिकित्सकों को भी चाहिए सर कि डरने की भी जरूरत है इस वक्त, जिस तरीके से हाँ, सावधानी रखने की जरूरत है, सर्विलांस की जरूरत है जी पूरी तरह से, लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है और चिकित्सकों को भी चाहिए पूरा सहयोग। तो इसलिए हो जाएगा ना कि एक तरफ ओमिक्रॉन होगा, दूसरी तरफ डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे, मरीज जाएगा कहां पर? राजीव गौड़ हमारे साथ बने हुए जोधपुर से। राजीव, सवाल उनसे कीजिए कि देश के किसी हिस्से में हड़ताल नहीं हो रही, तो राजस्थान ही क्या अनूठा है जो यहां हड़ताल की जा रही है? देखिए विजेंद्र, हम पिछले 8 दिनों से लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को कवर कर रहे हैं और आप देखिए कि जिस तरीके से रीढ़ की हड्डी जिन डॉक्टर्स को कहा जाता है, उनकी ये तस्वीर है जब ओमिक्रॉन का खतरा है, जब मरीज सामने आ रहे हैं। इनसे जरा बात कर लेते हैं कि आखिर सर पूरे देश में कहीं हड़ताल नहीं हो रही, पूरे देश में कहीं हड़ताल नहीं हो रही, आप इलाके की हड़ताल कर रहे हैं? नहीं, पूरे देश में कैसे नहीं हो रही? दिल्ली के अंदर स्टार्ट हो रही है, यूपी के अंदर हो रही है, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कहाँ नहीं हो रही है आप बताइए? सर आपको धरती का भगवान कहते, दिल नहीं पसीजता आपका? नहीं, दिल पसीजता इस चक्कर में तो हमने कितने तारीख से हम ज्ञापन दे रहे हैं। हम ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम से आपको बता दिया कि हम आज ही कॉल ऑफ कर रहे हैं। हम 26 तारीख को हमने बोला, 28 तारीख से हमने ओपीडी का बहिष्कार किया, फिर रूटीन ओपीडी का किया, तरीके सांकेतिक बहिष्कार करने के लग रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। सर आपको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इस प्रोफेशन की, अगर रेजिडेंट ऐसे रूट जाएंगे, मरीजों का क्या होगा? उनकी जान कौन बचाएगा? देखो, यही वो रेजिडेंट है जिन्होंने कोविड के अंदर ड्यूटियां दी थी, उस टाइम तो आपने भगवान बोल दिया था। जब यही रेजिडेंट अपनी मांग डिमांड कर रहे तो आपने खलनायक बना दिया। अब ये रेजिडेंट ही करेंगे और हम ये चाहते हैं कि हमें वो रेजिडेंट चाहिए। जब ये जो ओमिक्रॉन की जो थर्ड वेव आ सकती है कभी भी, तो उसके अंदर विदाउट रेजिडेंट हम कैसे काम करेंगे? आप ही बता दीजिए, या सरकार इसका जवाब दे हमें। लेकिन सर क्या डॉक्टर्स तय करेंगे कि रेजिडेंट्स कितने होंगे, कितने नहीं होंगे? रेजिडेंट्स की संख्या पहले से भारतीय सरकार द्वारा तय की गई है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया के सारे डॉक्टर्स द्वारा एक ही मांग है कि जितने निर्धारित रेजिडेंट्स की जो एग्ज़ाम हो चुका है उसकी काउंसलिंग जल्द से जल्द हो और बाकी सारे कॉलेजेस में नीट पीजी के रेजिडेंट्स को एडमिशन दिया जाए, ताकि जो डॉक्टर्स 2 बैच जितनी जाके सर्विस दे रहे हैं पेशेंट को, कम से कम 3 बैच होंगे तो ज़्यादा अच्छी सर्विस दी जाएगी। पहले वाले बैचेस का डॉक्टर पेशेंट रेशो जो काफ़ी बिगड़ा हुआ है वो काफ़ी सही होगा। आने वाली तीसरी लहर को सवाल कीजिए, क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? बाकी कौन क्या करेगा, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। निश्चित रूप से। क्या सर आपको लगता है कि एक डॉक्टर के रूप में आप अपनी सही जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नहीं, हम तो सही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम तो लास्ट बार 2 बार कोविड आ गया, आप बताइए हमने कभी कोई हमारी तरफ से कोई कमी रही हो? हम तो मरीजों को भला चाहते हैं और मरीजों के हित के लिए। अगर एक बैच और आता है तो उनको भाई रूटीन ओपीडी में आज काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है, ओपीडी के अंदर वेट करना पड़ता है। रूटीन ओटी के लिए मान लो 10 दिन में उनकी ओटी हो रही है तो 20-20 दिन वेट करना पड़ रहा है। काम तो सफ़र हो रहा है ना। 2 बैच जो 66 मैन पावर के साथ अपन काम कर रहे हैं, तो मतलब फाइनली ये है कि मरीजों को इसका भुगतना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं मरीजों को तो इतना भुगतना पड़ रहा है। राजीव, वापस मैं आपके पास आऊंगा कि जो ये कह रहे हैं कि टाइम ज्यादा लगता है मरीजों को इलाज कराने में, जरा सोचे वो हड़ताल पर बैठे हैं, मरीज कहां इलाज करा रहा होगा? निमिषा गौड़ जी, केंद्र की तरफ से कई चीजें ऐसी हैं जो अटकी हुई हैं मैम, वहां से राहत क्यों नहीं? देखिए विजेंद्र जी, सर्वप्रथम तो इतने लगभग 2 वर्षों के बाद डॉक्टर्स के विषय पर आज हम यहाँ परिचर्चा पर हैं। मैं काफ़ी समय बाद इस विषय पर परिचर्चा पर आई हूँ। कोविड महामारी के समय जिस तरह से डॉक्टर्स का सेवा, समर्पण और त्याग और निडरता के साथ उन्होंने जो एक परचम लहराया, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से उन सभी डॉक्टर्स को सैल्यूट करती हूँ कि आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए जो सेवा की, उसके लिए बहुत आभार, अभिनंदन। विजेंद्र जी, आप इनके जितनी भी मांगे हैं उन मांगों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे राज्य सरकार का लचर रवैया। आज तो एक संवाद स्थापित किए 53 दिनों के बाद बेरोजगारों के साथ। अब आगे जो हड़ताल पे रेजिडेंट डॉक्टर्स गए, उनकी आप मांगे सुनेंगे तो बहुत ही जेन्युइन है। जिन इश्यूज को लेकर के ये आए हैं अपनी हड़ताल पर, तो वही देखेंगे कौन कौन सी मांगे जेन्युइन है, बताइए। जो मेरा डिस्कस डॉक्टर मिलिंद से हुआ था, उसमें एक तो ये कि पीएचडी की जो सबमिशन का टाइम था 6 मंथ पहले का था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको चेंज करके 3 मंथ्स कर दिया, लेकिन यहाँ अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में जो एक सैलरी, इन्होंने जो फीस, हॉस्टल की फीस 6000 की थी 2019-20 में, उसको बढ़ा करके वापस
40,000 की और 34,000 इन्होंने फीस और मांगी है। इसी तरह से जो रेजिडेंट डॉक्टर्स शायद कुछ इन सर्विस हैं उनको 15-15 महीने से सैलरी नहीं बनी है। आप ये देखिए कि शायद राहत की सांस एक डॉक्टर्स ने अभी तक नहीं ली है, वो लगातार सेवा में है। सेकंड वेव जाते जाते अब थर्ड वेव की बात हो रही है। और मैं ही कहूंगी राज्य सरकार की लापरवाही देखिए, पूरे भारत में तो 3 ही मरीज मिले और राजस्थान जयपुर में अंदर जिसे राजधानी माना जाता है उसमें 8-9 अभी आपके चैनल पर देख रही हूँ तो 9 ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के पेशेंट। मैं ये कह रहा हूं क्या सतर्कता है विजेंद्र जी? उनका क्या करोगे? विजेंद्र जी आप ये बताइए सरकार का समर्पण कहाँ है? जनता की सुध कहाँ ले रही है? वो तो एकमात्र वही सरकार है, वही धरने हैं, वही हड़ताल है और वहीं पर ही सारे प्रदर्शन हो रहे। यही तो राजस्थान में सरकार और यही प्रदर्शन चल रहे हैं। जनता की चिंता नहीं है। 15 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। देखिए मौजूदा स्थिति है उसमें डिमांड और दूसरी है। जो महत्वपूर्ण डिमांड इसमें है ना वो ये है कि जो पीजी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी थीसिस का जो टाइम है वो दिसंबर तक का है, तो वो टाइम जो एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं कि वो टाइम एक्सटेंड किया जाए, साथ में जो इनके वाइवा जो होता है उसको एक्सटेंड किया जाए और उसके साथ में और जो मांगे हैं 8 सूत्री इन्होंने ज्ञापन दिया है। वेतन वाली बात जो है अभी जो डिमांड है उसमें किसी भी जगह पे वेतन वाली बात या तनख्वाह वाली बात जो है इन्होंने नहीं जोड़ी है, क्योंकि खुद जो जाड़ के महासचिव उन्होंने कहा कि फाइनेंशियली मांगे इनमें एक भी नहीं है। बस यही कि जो और महत्वपूर्ण मांग एक इनकी है कि चिरंजीवी योजना जो कि सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और उसमें मरीजों को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। 60 से 70% मरीज जो है सरकारी अस्पताल के अंदर जो है करने की कोशिश क्यों कर रही है सरकार? जो सरकार डॉक्टर के लेवल पर ही योजना फेल हो चुकी है, आज 3 साल बाद सरकार उसको लागू करने की प्रेशराइज करके कोशिश क्यों कर रही है? आज भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एक सफल योजना थी राजस्थान में। नाम बदलना, बदले की भावना से काम करना, वेलफेयर प्लानिंग्स को चेंज करना, ये कैसी प्रवृत्ति है राज्य सरकार की कि राजस्थान के लोगों से बदला ले रहे हो आप? ये कैसी भावना है? ये आप जनता की सुध तो लेते नहीं हो और स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हो। वेंटिलेटर केंद्र सरकार भिजवाती है, आप प्राइवेट्स को दे देते हो। आप ऑक्सीजन के प्लांट्स लगा नहीं पाए। कोविड में पूरे भारत भर में एकमात्र राजस्थान ऐसा था जिसमें डोजेस से लेकर सब पे घोटाले हुए। इतिहास में तो नजर डालनी पड़ेगी ना। के लिए रुक रहे हैं, वापस मुड़कर आएंगे मुद्दे पर कि क्या वाकई में जो बातें टेबल टॉक के जरिए होनी है हड़ताल के जरिए क्यों की जाती हैं बार बार। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल यह है कि हड़ताल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या हड़ताल की जरूरत इसलिए पड़ती है कि बिना हड़ताल के सरकारें सुनती नहीं है? जब तक काम को छोड़ नहीं दिया जाएगा, जनता को परेशान किया नहीं जाएगा, क्या सरकारें सुनती नहीं? या फिर अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक ऐसे वक्त का इंतजार किया जाता है जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है और वहां काम को छोड़ दिया जाए? राजस्थान में कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। कमरेंद्र सिंह, वो 3 मांगे मुझे बताइए सर फर्स्ट इंडिया पर जिनको अगर मान लिया जाए और जो सरकार के हाथ में है और जिनको मान लिया जाए, आप अभी यहीं पर फर्स्ट इंडिया पर यह कहेंगे कि हड़ताल आगे नहीं होगी। देखिए जो हमारी 8 सूत्री मांग है वो सारी मानने वाली है। उनमें कोई भी ऐसी मांग नहीं है जिसमें मांगने में 2 घंटे से ज्यादा सरकार को लगे। सरकार सारी मान सकती है, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद कितनी मांगे फिर आएंगी? उसके बाद कोई भी मांग नहीं आएगी। हम पहले साल तक नहीं आएंगी सर? सर कितने साल तक का तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो यही देखते आ रहे हैं सर। अगर मैं 2019 निकालूंगा तो 10 से ज्यादा बार आप हड़ताल पर रहे। ठीक है, एक दौर रहा कोविड काल का जिसमें आप हड़ताल नहीं करते दिखाई दिए। वैसे तो हर 2-4 महीने के अंदर रेजिडेंट हड़ताल पर ही रहे हैं सर। कौन आश्वस्त करेगा कि 8 मांगे आज मान ली गई, 6 महीने बाद हड़ताल पर नहीं होगी? हमने कोई आर्थिक मांग थोड़ी की है। जैसा कि मैम ने कहा कि 15-15 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, उसका तो सिंगल विक्टिम मैं खुद ही हूँ। 8 अगस्त 2020 को SMS ज्वाइन किया था, 3 नवंबर 2021 को मेरी स्टडी लीव सेक्शन हुई है, लेकिन फिर भी हम उस चीज की डिमांड नहीं कर रहे हैं। प्रमाण की आवश्यकता नहीं है विजेंद्र जी। अरे मैम मान लिया, लेकिन रुक जाइए, बोलने दीजिए मैम, क्योंकि आपको समाधान नहीं देना है। आपको जो समाधान देना वो नहीं दे पाएंगे। या तो आरसी चौधरी समाधान देंगे या कमरेंद्र समाधान देंगे। कमरेंद्र, मैं आपसे वो मांगे पूछ रहा हूँ जिनको टेबल के जरिए तुरंत सुलझाया जा सकता है। हमारी सभी बताइए मुझे। हमारी देखिए आप विजेंद्र जी, कमरेंद्र मैम सुन लीजिए प्लीज। आपको भी परेशानी होगी अगर कोई आपका चहेता अगर कहीं भर्ती होने जाएगा और उसको रेजिडेंट डॉक्टर नहीं मिलेगा। ये हड़ताल होना जरूरी नहीं है। कमरेंद्र सिंह जी वो कह रहे हैं कि उनको फाइनेंशियल इशू नहीं है। मैम प्लीज रुकिए। कमरेंद्र, मैं आपसे वो मांगे पूछ रहा हूं जो अभी सोल्व हो और वो हो सकती है और राज्य सरकार के हाथ में है।
देखो, जैसे जो हमारी थीसिस प्रेजेंटेशन वाली मांग है, जो थीसिस के लिए ऑलरेडी जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उसके द्वारा एडवाइजरी आ चुकी है, तो उसके लिए खाली एक अगर ये ऑर्डर भी निकाल देंगे तो हमारा काम हो सकता है, उसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो पेपर प्रेजेंटेशन का मैटर है वो भी एनएमसी ने नहीं दिया है। अगर सरकार उसके लिए गाइडलाइन बनाती है और एनएमसी को एक पत्र लिखती है तो ये हमारे लिए काफ़ी होगा। उसके बाद जो हमारी तीसरी मांग है चिरंजीवी भामाशाह योजना की, तो उसमें देखो हर जगह एक टीपीए सेल होती है जो इस तरह के कार्य करती है ना। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो इंश्योरेंस के लिए एक टीपीए सेल होती है, तो उसका गठन सरकार भी कर सकती है। सरकार ने उसका गठन किया भी है, लेकिन वो टेंडर के और अदर चीज़ों में अटकी हुई है, उस पर सरकार अमल नहीं कर रही है। अगर सरकार उसको तुरंत प्रभाव से करती है तो उसमें भी वो कार्य भी आराम से हो सकता है। उसके बाद जो चौथी मांग हमारी है वो इन जो मैडम ने बताया कि भाई इन सर्विस डॉक्टर्स जो आते हैं उनको वेतन मिलने में 10-10, 15-15 महीने लग जाते हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि भाई उसके लिए ये तो इसमें मांग ही नहीं है। आप कह रहे हैं आर्थिक मांग ही नहीं है। सर आर्थिक नहीं है ना, हम पैसे मांग नहीं रहे ना, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई अगले साल से जब भी है उसको आप एक कोई ऐसी कमेटी गठित करिए कि वो टाइम पे हो सके। हम अभी उसके लिए कुछ नहीं मांग रहे, उसमें एक कमेटी गठित करने की बात कर रहे हैं हम केवल। उसके बाद जो हमारी मांग है वो हमारी ऐसा रिक्रूटमेंट की मांग है जो गलत नहीं है किसी भी लहजे से, क्योंकि हमारे आपकी नजर में तो यकीनन कोई भी मांग गलत होगी सर, नहीं। मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तो उसमें होती ही नहीं। मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको। क्या होता है कि हमारे राज्य में 31 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, भविष्य में वहां पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत पड़ेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एसआर एक मानक तय किया गया है एनएमसी के द्वारा। अगर हमारे यहाँ पे एसआर की पोस्ट ही नहीं होगी तो मानक कैसे पूरा होगा, और वो मानक पूरा नहीं होगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट को कैसे मिलेगा? आप ये कह रहे हैं कि जब तक 8 की 8 मांगे नहीं मानी जाएंगी आप हड़ताल वापस नहीं लेंगे, आप ये कह रहे हैं? हमारी कोई ऐसी डिमांड बताओ ना कि जो नहीं मानने योग्य बात है। पब्लिक को पता होना चाहिए। ये तो अब जो टेबल पे वार्ता होगी सरकार क्या क्या मानती है उस पर डिपेंड करेगा। मैं अकेला भी तो नहीं डिसाइड कर सकता ना इस चीज को। पूरे राजस्थान के जो डॉक्टर्स हैं, जो 8 यूनियन झाड़ के महासचिव होकर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे तो डिसाइड कौन करेगा? हम करेंगे, टेबल वार्ता होगी तो हम करेंगे। टेबल पे सरकार क्या क्या मानते हैं, कौन कौन सी मांगे जिन पर सहमति बन जाए और बाकियों पर बातचीत शुरू हो तो आप हड़ताल वापस लें। देखो, अगर थीसिस वाली बात हमारी सरकार मांग लेती है, एसआर वाली बात हमारी मांग लेती है, और उसके अलावा जो झालावाड़ वाला मैटर है, फीस वाला जो पहले 2019 में बढ़ा दी गई थी, फिर 2020 में कम कर दी गई, और जो 2019 वाले बच्चे हैं उनसे वापस वो पैसे मांगे जाते हैं जबकि उनका ऑर्डर हो चुका है। यानी कि 3 मांगे अगर मान ली जाए तो आप टेबल टॉक पर भी आ जाएंगे और हड़ताल को वापस भी ले लेंगे। बिल्कुल, आरसी चौधरी जी, ये वो मांगे हैं जिनमें से किसी मांग के लिए आपको केंद्र की तरफ नहीं देखना है, आपको कोर्ट की तरफ भी नहीं देखना है। आप टेबल पर बैठेंगे, अधिकारी बैठेंगे, बातचीत होगी, समाधान होगा, बाकी के लिए बातचीत करते रहिए, हड़ताल नहीं होगी। ये तो कीजिए कम से कम। विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैंने किसी के बीच में व्यवधान नहीं डाला और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस हित की रक्षा करेंगे और किसी को बीच में व्यवधान नहीं करने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नेता बोल रही है ये कितने झूठ और किस प्रकार से गणित राजनीति कर रहे हैं, इनका ये विश्लेषण बता रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का ये विश्लेषण बता रहा है कि इनका चरित्र टूट जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी। अक्सर आपको मेरी डिबेट में समस्या होती है कि आपके बीच में कोई बोलता है। मैम, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप भी दूसरे को नहीं टोकेंगे। आरसी चौधरी जी। विजेंद्र जी मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये जिस हिसाब से व्यवधान डालेंगे, अगर जिस हिसाब से व्यवधान डालेंगे इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इसका मतलब मैं विजेंद्र जी बताना चाह रहा हूं, विजेंद्र जी ये विपक्ष की पार्टी है, मैं इसके बात का भी जवाब देना चाहता हूं। लोकतंत्र में हम विपक्ष को मानते हैं, इन्होंने क्या जो बात कही उस मुद्दे पे मैं जवाब देना चाहता हूं। मैंने बिल्कुल नहीं बोला आप सारे सवालों के जवाब दीजिए। आज मेरे प्रोग्राम का मकसद है कि हड़ताल नहीं हो और कम से कम बातचीत हो। आप मुझे बताइए, जो 3 मांगे मानी जा रही हैं, जो कहा जा रहा है कि अगर 3 मांगों को मान लिया गया तो हड़ताल को वापस ले लेंगे बातचीत के जरिए, बाकियों पर समाधान होता रहेगा, उन पर तो बात कीजिए सर। विजेंद्र जी, अभी आपके चैनल पे डॉक्टर्स की स्ट्राइक पे जो डॉक्टर्स थे उनको दिखा रहे थे, जोधपुर से तमाम बड़े डॉक्टर्स थे, एक ग्रुप के साथ में थे। उन्होंने क्या कहा कि वर्क प्रेशर्स है। हम क्या डिमांड कर रहे हैं? डॉक्टर्स आए। डॉक्टर्स कैसे आएंगे? नीट की जो काउंसलिंग होगी उससे आएंगे। जब डॉक्टर्स नहीं आएंगे लोगों के वेलफेयर नहीं होगे। नीट काउंसलिंग कहां गई? मैं कह रहा हूं नीट काउंसलिंग कहां गई? एक बात बता रहा हूं, उन्होंने 3 मांगे गिनाई है, 3 मांगों पर बात कीजिए। आरसी चौधरी जी, 3 मांगे बनाइए, तीनों राज्य सरकार के हाथ में है। विजेंद्र जी मैं कह रहा हूं 3 घंटे इनसे बात की, हमारे अधिकारियों ने बात की जी, और बात करके यहीं पे आए हैं। बात करके हो सकता है हमारा जब डिबेट खत्म हो नतीजा निकल जाए। अगर कोई चीजें ऐसी होगी तो निश्चित रूप से निकलेगा। लेकिन ये डॉक्टर्स ये कब कहेंगे कि हमारी 15% जो वेतन में बेसिक वर्दी थी वो राजस्थान सरकार की देन है, इन्होंने ये सब चीजें देखी। ये कब कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बैठ के एक बाबा के साथ भी ये कहते हैं कि हमें ये डिग्री की जरूरी नहीं है, डॉक्टर करते हैं और एक कंपनी चलाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
किस प्रकार से जनता को गुमराह करते हैं, अरे सर, मुद्दे रेजिडेंट विहीन और करते हैं। यहाँ की जनता इन सब तो चीजों आपकी पे है मैं ना। बात करना चाहूं। आरसी मैं कह रहा हूं, चौधरी जी, जनता तो रिकॉन्सिलिएशन यही की है। क्यों सब्सिडीज हुई? क्या बोल ये रहे मुद्दे पे कौन जाएगा? मुद्दा किस लिए नहीं डिले है, हो रही है? जवाब इस मुद्दे पे नहीं है कौन इनके पूछेगा? पास। केंद्र की सरकार की विजेंद्र क्या जी, लापरवाही है? धारा देश के अंदर जो प्रवाह, सही है, वो होना यहाँ चाहिए। पर लेकिन धारा भारतीय जनता प्रवाह पार्टी के नौटंकी नेता करने बीच में आए हैं बार-बार सिर्फ। बोल के ये बता रही है। आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, पर नहीं आप आरसी चौधरी जी, बार-बार बोलो, यही काम सिखाया जाता है। आरसी क्योंकि चौधरी जी, देश आप चल रहा था, आधिकारिक देश का प्रवक्ता हैं गृह सर। मंत्री अपने कार्यकर्ताओं आरसी को चौधरी जी, पार पढ़ा आप रहा था आधिकारिक और झूठ प्रवक्ता बोल रहे हैं। थे। आरसी चौधरी जी, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो 3 मांगे यहां कही गई कि अगर इन पर सहमति बनी और ये राज्य सरकार के हाथ में है, आप ये कह रहे हैं इन पर भी सहमति नहीं बनवा पा रहे हैं। विजेंद्र जी, मैं कह रहा हूं, मैं मेरी पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूं। मैं जाट के डॉक्टर्स ये जो एसोसिएशन है इनके साथ में जाऊंगा, माननीय चिकित्सा मंत्री जी से बात करूंगा, मैं हमारे जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनसे बात करूंगा। अगर ये 3 बातें, ये सब चीजें हो सकती है तो निश्चित रूप से सरकार ने संवेदनशीलता के साथ में सदैव बात सुनी है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं इंटरनल कि जो सारी प्रेशर चीजों का को जो जानते बेसिक कारण हैं। है मुझे वो बताइए, जिन मांगों के लिए कहा जा रहा है, जो मिनिमम मांगे, वो कह रहे हैं कि ये मान ली गई तो हम हड़ताल वापस ले लेंगे, बाकी पर बातचीत करेंगे। अभी लंबी चौड़ी बैठक होकर आई है, इन पर सहमति क्यों नहीं बन पाई? विजेंद्र, देखिए, जो चर्चा थी, जो डिमांड थी, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकल चीज़ें हैं, और उनके लिए जैसे बात करें थीसिस वाला बात है, उसको लग रहा है सेक्रेटरी का ये कहना है, मतलब जो सरकार की तरफ से जो अधिकारी है उनकी बात ये कहनी है कि यूनिवर्सिटी RUHS के गवर्न सारे कॉलेज आते हैं, तो RUHS अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, वहाँ पे VC है, वो पूरा डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने रखी है, अब वो आगे जाके उनकी बातचीत की जाएगी और वहाँ से पूरा फीडबैक लेने के बाद में आगे बात की जाएगी। इसीलिए इनको कहा गया कि कल तक का पूरा मौका दिया गया है कि कल तक इन पूरी मांगों को लेकर डिस्कशन हो रहा है। कुछ मांगे ऐसी 3 से 4 मांगे जिनको लेकर के ये भी बात सामने आई कि अगर ये मांगे मान ली जाती है तो काफ़ी हद तक रेजिडेंट्स भी है जो काम पर लौट सकते हैं, सकारात्मक वार्ता दिखाएंगे। सरकार ने कहा है कि कल तक का हमें वक्त दीजिए, हम बातों को समझ रहे हैं, कुछ विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं और उसके बाद आपके साथ बैठेंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, आज जो बातचीत हुई है उसमें 3 से 4 इशू है जिसपे RUHS प्रशासन से बात की जाएगी, NMC के जो नॉर्म्स है उनको देखा जाएगा, क्योंकि हर पक्ष को इनकी डिमांड इन्होंने रख दी। अब वो हर पक्ष को देखने के बाद में फैसला किया जाएगा, क्योंकि जब तक उन मांगों जो इनकी मांगे हैं उनको लेकर के कुछ जो नियम कायदे उनको भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे तो अगर ऐसा ऑर्डर भी निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं टेक्निकल पेज फंस सकता है। ये वो बात है कि सरकार ने कहा है कि हमको 24 घंटे का समय चाहिए, 24 घंटे में सारी चीजों पर एक बार रूल आउट किया जाएगा। ठीक है, राजीव गौड़ का रुख कर लेते हैं। राजीव, 1 मिनट आपके पास है, उनसे ये पूछिए कि जब सरकार ने 24 घंटे का वक्त मांगा है सारी समस्याओं को रूल आउट करने के लिए, मिनिमम जो उनकी मांगे हैं उनको रूल आउट करने के लिए, तो 24 घंटे काम कीजिए, 24 घंटे के बाद कर लीजिएगा हड़ताल अगर मन में है तो। विजेंद्र बात करने की कोशिश करते हैं कि सर, सरकार ने 24 घंटे का वक्त मांगा है कि हमको 24 घंटे का वक्त देती है, तो आप क्यों नहीं 24 घंटे काम कर लेते? मेरी बात सुनो, सरकार ने 24 घंटे का वक्त मांगा, लेकिन हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है ना जिसके लिए आप, जैसे हमने 8 सूत्रीय मांगों का वो दिया है सर को, मांग पत्र दिया है, तो उसके अंदर ऐसी कोई मांग नहीं है कि उसके अंदर 24 घंटे का समय चाहिए। भाई आप लिखित में आश्वासन लिखित में दे दीजिए, हमें कहाँ दिक्कत आ रही है, हम खुद नहीं चाहते मरीज परेशान हो। और नहीं तो इनका यही कहना है कि आप, लेकिन सर विजय, हमारे साथ में महिला शक्ति है, माँ बहन बेटी भाभी सब, उसमें से जरा उनसे एक बार बात कर लेते हैं। आखिर आप तो करुणा की माँ ममता कही जाती है, क्यों आप लोग काम पे नहीं लौट रहे? हम काम करना चाहते हैं पर हम भी इंसान हैं और हमारी भी कुछ मांगे हैं, और ओवरऑल बिगर पिक्चर में देखा जाए तो अगर ज़्यादा डॉक्टर्स आएंगे तो मरीज़ों को ही इसमें आराम होगा, उन्हीं का काम जल्दी होगा और ट्रीटमेंट बेटर होगा। आपको नहीं लगता आपका दिल पसीज जाना चाहिए? मरीज परेशान है। देखिए, मरीज परेशान है, लेकिन जो ये हम कर रहे हैं ये मरीजों की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिडेंट हों तो ज़्यादा अच्छा काम होगा, हमारी जो है वो मतलब काम करने की एफिशिएंसी कम हो रही है सबकी, ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। साफ तौर पर यही कहना कि 24 घंटे नहीं लगेंगे। लेकिन लोकेंद्र शर्मा जी, एक लाइन में सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक बार के लिए, हालांकि राजस्थान में कोई ये नहीं चाह रहा होगा कि हड़ताल लंबी खींचे, लेकिन अगर ये हड़ताल लंबी खींची तो इससे चिकित्सा व्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा? कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा? और ये जो ओमिक्रॉन नया खतरा है इसका असर क्या रहेगा? ओमिक्रॉन का जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देखते हुए अपने को वैसे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ओमिक्रॉन को देखते हुए वो तो ठीक है, अभी हड़ताल की पोजीशन है तो उसमें तो ओमिक्रॉन के अलावा सभी तरह के मरीजों को तकलीफ होती है, सभी के तकलीफ होती है,
लेकिन प्रेजेंट अगर सिचुएशन देखें तो अपन पहले जो सेकंड वेव और फर्स्ट वेव की जो पोजीशन थी उससे काफ़ी बेहतर स्थिति में। अपने पास ऑक्सीजन की सुविधाएं भी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी हैं, अपने पास ट्रीटमेंट कैसे किया जाना है वो भी अपन को पता है, वैक्सीनेशन का डेटा भी अपने पास बहुत अच्छा अवेलेबल है। और अगर बच्चों का अगर देखें तो बच्चों का जो सीरो सर्वे रिपोर्ट्स आई है जिनके बिना वैक्सीनेशन के 70 to 80% बच्चे जो है पॉजिटिव आए हैं सीरो रिपोर्ट्स में। और कोशिश ये की जानी है कि बच्चों के जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन खोले जाएं, थर्ड बूस्टर डोज या जो थर्ड डोज देनी है जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उनको दी जानी है उसका जल्दी से जल्दी शुरू किया जाना है और एक्टिव सर्विलेंस किया जाए। और ये जो चिकित्सक पूरे अब मन से जुड़े चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करें, ये बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमरन जी आपका भी शुक्रिया, राजीव आपका भी शुक्रिया, आपके साथ जितने भी रेजिडेंट हैं उनका भी शुक्रिया, आरसी चौधरी जी और निमिषा गौड़ आपका भी शुक्रिया। विकास आपने चीज़ों को समझा और जनता तक पहुंचाया उसके लिए शुक्रिया। देखिए एक लाइन में डिबेट खत्म, लाइन सिर्फ इतनी कि जो टेबल पर बातचीत के जरिए होना है, हड़ताल आप कितनी ही कीजिए अंत में टेबल पर ही आना पड़ेगा। नमस्कार।